स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में दो मेन सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास इनऑर्गेनिक से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जबकि चैप्टर 7 से लेकर 14 तक हमारे पास ऑर्गेनिक सेक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑर्गेनिक सेक्शन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7. Title of the chapter number 7 is the Fundamental Principles of Organic Chemistry. In this chapter, we are going to study the basic principles which are involved in organic chemistry. तो सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कुछ हिस्ट्री बताई गई है। इनिशियल टाइम्स में ये कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये वो कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इस लिहाज से डिफरेंट है कि ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एनिमल से मिल सकते हैं, प्लांट से मिल सकते हैं, लेकिन इनको आर्टिफिशियली लैब में या किसी सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता और ना ही इनको किसी नॉन लिविंग सोर्स से या किसी मिनरल वगैरह से हासिल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इन्हीं एजम्पशंस की बेस पर जो थ्योरी बनाई गई दैट वाज नेम्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में इसलिए नहीं सिंथेसाइज किया जा सकता क्योंकि इनको सिंथेसाइज करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स रिक्वायर होती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही पाई जाती है जहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं। अदरवाइज इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वूलर, जिन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इस थ्योरी की रिजेक्शन कैसे हुई? ही प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी लैब विद द हेल्प ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यानी कि वो असम्पशन जो पहले की जा रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, वो रिजेक्ट हो गई जब इस साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया लैब के अंदर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया गया दैट वाज यूरिया, और जिस कंपाउंड से प्रिपेयर किया गया दैट वाज अमोनियम साइनेट। यानी अब अमोनियम साइनेट एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि हमें किसी मिनरल ओरिजिन से हासिल होता है, जबकि हमारे पास यूरिया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैमल्स के अंदर पाया जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो कन्वर्जन है अमोनियम सायानेट से यूरिया बनाने की, इस कन्वर्जन ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज ना कर सकें लैब में। वी कैन सिंथेसाइज देम इन द लैब, देयर इज नो वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि कोई स्पेशल फोर्स इसके लिए रिक्वायर नहीं होती। अब हमारे पास जब ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई तो व्हाट इज द बेसिक मॉडर्न डेफिनेशन? तो मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर बेस्ड कर रहे होते हैं या उनसे डिराइव किए गए होते हैं, उनसे फर्दर बनाए गए जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उनको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मींस यहाँ पर क्लियर हो गया डिफरेंस। हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या थी? हिस्टोरिकल टाइम्स में हम उसको ये कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और जिसके बारे में हमने ये कहा कि वो कंपाउंड हैं जो हमें किसी ना किसी लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं। जबकि मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स पर बेस नहीं कर रही, वो इस पर बेस कर रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड हैं, उन पर बेस कर रहे हैं या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब जब हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया, उसके बाद हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो सिंथेसाइज किए गए और उनको स्टडी किया गया। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कार्बन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसके अलावा उसमें क्या हो सकती है? हाइड्रोजन हो सकती है। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमें और कौन से एलिमेंट्स मिल सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर, इस तरह एक आधा और एलिमेंट भी इनका पार्ट हो सकता है, बट मेन कंपोनेंट इसमें क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। Now we'll see what are the main features of organic compounds. नंबर 1 आ जाता है peculiar nature of carbon. Peculiar means unique nature of carbon. उसमें आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टी कार्बन की कैटिनेशन, which is also known as self linkage. कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ये प्रॉपर्टी और एलिमेंट्स में इस तरह से नहीं पाई जाती जैसे कार्बन में पाई जाती है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ कार्बन ही है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो वजूद में आए और हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनी।
दूसरी इसमें चीज आ जाती है कि कार्बन की एक और प्रॉपर्टी भी है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी बना सकता है। इसकी वजह से हमारे पास वेरियस साइज, शेप और स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ड्यू टू द पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन विच आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड। सेकेंड हम आ जाते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर कोवलेंट होती है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, देयर आर नो आयनिक बॉन्ड्स इन देम। अगर आयनिक बॉन्ड्स नहीं होंगे तो मीन्स ये आयनिक रिएक्शंस या आयनिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेंगे। थर्ड आ जाता है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होती हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप इन देम। इसकी बेस पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। होमोलोगस सीरीज हमारे पास ऐसी सीरीज होती हैं कंपाउंड्स की जिनके अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जिससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है होमोलोगस सीरीज का? बजाय कि हम अपने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को इंडिविजुअली जो है स्टडी करें, हर होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो मिलती जुलती होंगी। अगर एक होमोलोगस सीरीज उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मिलती जुलती होंगी। तो अगर हम उस होमोलोगस सीरीज के एक मेंबर को स्टडी कर लेते हैं तो हमें बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज का आइडिया हो जाता है। तो ये हम कहते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है कि इनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी पाई जाती है, लेकिन सिर्फ उनके जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, और सेम फंक्शनल ग्रुप वाले जो है वो एक होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर के नहीं होते, ये हमारे पास छोटे स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं और लार्ज स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे अगर आप प्रोटीन की बात करें तो वो फ्यू अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है और वो सेवरल थाउजेंड अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। आइसोमेरिज्म मींस कि हमारे पास ऐसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, देखने में अगर उनका फॉर्मूला लिखा गया है तो फॉर्मूला तो उनका सेम होगा, लेकिन अगर हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, तो वो दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमेना रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रेट्स मीन रिएक्शन की स्पीड की यहाँ बात होने लगी है। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स कोवलेंट या मोलेकुलर बेस्ड होते हैं वो स्लो रिएक्शन शो करते हैं, और जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड या आइंस पर बेस्ड कर रहे होते हैं वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। अभी हमने बताया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाने की वजह से इनके रिएक्शन स्लो होते हैं और इनकी यील्ड भी क्या होती है? स्लो होती है। और इसकी रीजन क्या है? इनकी मॉलिक्यूलर नेचर, इनके अंदर पाई जाने वाली कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉलिबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी किस में होती है? तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी वो सॉल्वेंट्स जिनकी नेचर ऑर्गेनिक है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप कह लें, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर या इनऑर्गेनिक नेचर की चीजों में डिसॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप बात की जाए ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप बात करें जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो फैट्स हो सकते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब क्या हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमारी बॉडी में जब वो आते हैं, जब हम फूड इनटेक करते हैं, तो उनकी डाइजेशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स को अगर आप स्टडी करें तो दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, इवन जो हम क्लोथ वेयर कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स होते हैं।
और पॉलीमर्स क्या हैं? हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे फूड में, मेडिसिन में, हमारे हर जगह इन्वॉल्व है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और कहाँ कहाँ है? जो हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, सिंथेटिक रबर यानी जो आर्टिफिशियल रबर बेस्ड हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, फिर मेडिसिन आ गई, प्रिजर्वेटिव्स जो यूज किए जाते हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज। अब अगर आप अपने इन सब चीजों पे गौर करें तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ का इसेंशियल हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे फूड, हमारे लिविंग हर चीज में जो है वो इन्वॉल्व है। So we can say that organic chemistry is very important for our lives.